हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि चैन जी मियाओ जिंग से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना रूल्स का, ऑडिटर्स जिसका ऑडिट कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा क्लोज नहीं होते, इसीलिए ऑफिस में हम लोग फासला ही रखेंगे। मियाओ जिंग कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम इतना हैंडसम बनकर आ रहे हो तो मेरी ऑफिस लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन तुम तो बड़े रूल फॉलोअर निकले। ये कहते हुए वो उसके काफी क्लोज आ गई थी और चैन ही अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने ही वाला था कि इतने में उसे डॉज करती हुई वहां से निकल जाती है। मियाओ जिंग अब वो टीनेजर नहीं रही थी, बल्कि उसे चैन जी की भावनाओं से खेलना बहुत अच्छे से आ गया था। अब उसके बाद जब वो अपनी टीम के साथ काम कर रही थी तो चैन जी खुद ही उसे देखने के लिए पहुंच जाता है और बहाना उसने क्या किया था वो ये था कि आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, जो भी फाइल जो भी डॉक्यूमेंट निकलेगा उस पर मेरा सिग्नेचर होगा, बार बार सिग्नेचर लेने आप लोगों को आना ना पड़े, क्यों ना मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन इनफैक्ट ये तो सब एक बहाना था, वो मियाओ जिंग के क्लोज आना चाह रहा था। लेकिन उसने ये जो स्टेप उठाया था ये ना सिर्फ ऑडिटर्स के लिए मुश्किल था कि एक एक रिकॉर्ड के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि दूसरी तरफ हाउ युआन वाले भी परेशान हो रहे थे। मिस्टर वांग कहने लगता है कि इस तरह से हम हर चीज पर साइन करेंगे तो कोई गड़बड़ी हुई तो जो साइन करेगा उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन उसके जवाब में चैन यी उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम अपना काम अच्छे से कर रहे होते तो ये दिन ना देखना पड़ता कि मुझे टेक ओवर करने के लिए आना पड़ रहा है। अब उसके बाद वो उनकी एक फैक्ट्री के विजिट पर जाता है और यहाँ पर उनके ट्रक्स को और सारी की सारी लॉजिस्टिक को ऑन फील्ड चेक करने के लिए एक मिस्टर ताओ था जो वहाँ का इंचार्ज था। उसे भी पता चल जाता है कि इससे पहले जो मिस्टर वोंग था वो सही से अपना काम नहीं कर रहा था और अब चैन जी ने आकर उसकी बहुत सारी गलतियां पकड़ ली थी। चैन जी को अब बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस भी हो चुका था। उसने खुद को सही साबित किया था और अपना इतना रोब कायम कर लिया था कि वो अंदर का बहुत सारा डाटा भी निकलवा लेता है। जबकि उधर वीकेंड पर सन और मियाओ जिंग दोनों जा रहे थे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। वो हाओ युआन के कुछ क्लाइंट्स के पास जाते हैं, कुछ प्रेजेंट थे और कुछ पास्ट के क्लाइंट्स थे। वो सबसे कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं और पूछताछ करते हैं क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड पर कुछ शक हो रहा था। और वहीं से ही उनका निकलता हुआ कार्गो चेक करने के लिए चैन जी भी आया हुआ था। वो उन दोनों को निकलते हुए देखता है तो कहने लगता है, ये क्या, वीकेंड पर भी आप दोनों काम कर रहे हो? वीकेंड तो मियाओ जिंग को अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए ना। और सन भी इन दोनों के साथ थर्ड व्हील बनने की पूरी पूरी कोशिश करता है और चैन जी उसे हमेशा पीछे धकेलता रहता है। पर फिर भी ना चाहते हुए भी सन उनके साथ चिपका ही हुआ था। छाते में आने की भी कोशिश करता था लेकिन वो आने ही नहीं देता था। यहाँ बातों ही बातों में चैन ही सन को ये रियलाइज कराता है कि जैसे उसका और मियाओ जिंग का रिश्ता बहुत ही क्लोज रहा है। वो कहने लगता है कि यहीं पर ही एक दफ़ा मियाओ जिंग ने अपने एक बहुत अच्छी जगह एडमिशन होने के लिए प्रार्थना की थी और मैं हर साल थैंक्स करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। अब वो अपनी तरफ से ये दिखा रहा था कि वो मियाओ जिंग के लिए कितना स्पेशल है और मियाओ जिंग उसके लिए, ताकि सन फासला रखे। लेकिन सन कहने लगता है कि अगर इस जगह पर विश करने से वो ग्रांट हो जाती है तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर विश करके देखूं अपनी लव लाइफ के लिए। पर चैन जी उससे कहने लगता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ में इतनी अच्छी लड़की आई थी और फिर भी तुम उसके एक्स बन चुके हो। अब वो उसकी दुखती रग पर हाथ रखने में कामयाब हो ही गया था। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में चैन जी किसी भी तरह की दुश्मनी या जेलसी को बीच में नहीं आने देता था। वो सन के साथ ठीक ठाक तरीके से कोऑपरेट कर रहा था। लेकिन चैन जी इतना भी सिंपल नहीं था। सबको ऐसा लगता था कि वो मिस्टर जैंग का हैंड पिक्ड है तो उनके लिए बहुत स्पेशल और उनका सबसे बड़ा वफादार होगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मिस्टर जाओ को, जो कि ऑफिसर थे, उन्हें कोई ना कोई रिपोर्ट बार बार दिए जा रहा था। अब एक दफा वो उस जगह पर आता है जहां से सारे कंटेनर्स और कार्गो का सामान निकाला जा रहा था। वहां की चेकिंग कर रहा था और बहुत ही चीजों पर बारीकी से नजर भी रख रहा था। और यहीं पर ही अपनी एक चाल चलने के लिए सन और मियाओ जिंग आए हुए थे। वो ऐसे बनकर आते हैं कि जैसे वो एक क्लाइंट है और उनका कुछ सामान गुम हो चुका है। वो उनकी तरफ से कुछ ट्रैकिंग और डिफरेंट चीजें चेक करना चाहते थे कि यहीं पर ही ऊपर से चैन जी भी पहुंच जाता है। अब वो तो क्लाइंट बनकर आए थे, वो ऑडिटर्स हैं, ये सुनते ही हर कोई एकदम सावधान हो जाएगा। तो मियाओ जिंग ऐसा करती है कि चैन जी के सामने ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे वो दोनों पहली दफा मिल रहे हों। चैन जी को भी पता चल जाता है। वो चाहता तो अभी उन्हें उठाकर वहां से बाहर फेंकवा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। बल्कि मियाओ जिंग जब चोरी चोरी वहां से कुछ डाटा चेक कर रही थी तो वो कैमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे वहां की फोटो बनाने देता है, लेकिन फिर भी उसे कहता है कि तुम जो काम कर रही हो वो बहुत रिस्की है।
मेरी मानो इस सारे खतरे से बाहर निकल जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तुम्हारी सुरक्षा कर पाऊंगा। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि तूली का एक छोटा सा बेटा भी था, यानी कि पास्ट में कोई उसका पति होगा, या शायद वो वही लड़का तो नहीं जो उसके सैलून पर आकर सबको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। अभी भी उसने हार नहीं मानी थी और तुली को उससे बहुत खतरा फील होता है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही बेबी सिटर पर एतबार करती थी और उसी को ही अपने बेटे का ख्याल रखने को बोलती थी। मोबाइल अब चियाओ की तो जल्द शादी होने वाली थी बो से, तो एक दफा वो सैलून गई हुई थी कुछ ट्रीटमेंट लेने के लिए। वो पूछती है तूली से कि क्या आजकल तुम और चेंजी डेट पर नहीं जाते, मुझे इकट्ठे दिखते ही नहीं हो। वो कहती है हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। बस अब वो ये नाम का रिश्ता दुनिया के सामने भी नहीं रखना चाहती थी, और इसके साथ ही वो उसे सारा समय याद आ जाता है कि जब वो दोनों म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप का लेबल लगाकर फिरते थे। तूली को कुछ लोगों से खतरा था और चेंजी उनसे निपटने में उसकी हेल्प करता था, और बस इसी तरह से ये रिश्ता चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है। अब ऐसा ही होता है। हाओ युआन कंपनी के बारे में जो शक किया जा रहा था वो वाकई सच था। उनकी शिपमेंट में कुछ गड़बड़ जरूर थी, क्योंकि एक पॉइंट आता था जहां पर सारे ट्रक्स रोक दिए जाते थे और वो लोग अपनी नंबर प्लेट को ही चेंज कर लेते थे, और ये सारा कुछ मिस्टर दाओ की निगरानी में होता था। ऐसा करते हुए मियाओ जिंग जब सबूत इकट्ठा कर रही थी तो पीछे से चेन जी उसे पकड़ लेता है। मियाओ जिंग कहने लगती है आज तो वीकेंड है ना, तुम हाओ युआन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ खड़े हो या फिर मेरे बॉयफ्रेंड बनकर। वीकेंड पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही होना चाहिए। और बस इतने में ताओ को कोई खतरा फील होता है, उसे कुछ आवाज आई थी। वो तुरंत ही उस तरफ चेक करने के लिए जाता है, लेकिन ऐसे में मियाओ जिंग ऐसा करती है कि गाड़ी में घुस जाती है अपने साथ चेंजी को लिए हुए और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। अब दूर से देखने पर यही लग रहा था कि एक कपल है और सुनसान जगह पर आकर गाड़ी में रोमांटिक हो गए हैं। उन दोनों के फेसेस नहीं दिख रहे थे, तो बस वो लोग वहां से तसल्ली करके निकल जाते हैं। तो अब जैसे ही मियाओ जिंग को तसल्ली हो जाती है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो वो गुस्से में आती है और चेंजी को एक बाइट ही कर लेती है। उससे कहती है कि तुम्हारे शोर की वजह से मैं पकड़ी जाने लगी थी, और फिर वो बैक सीट से वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे एक कोलीग से मिलने के लिए जाना है, इसलिए तुम उतरो मेरी गाड़ी से। वो कोशिश तो बहुत करता है उसके साथ अटैच होने की, लेकिन वो उसे निकाल ही देती है, पर वो बाज कहाँ आने वाला था। अब वो मियाओ जिंग का अपनी गाड़ी में बैठकर पीछा करता है, और फिर जैसे ही वो एक गैस स्टेशन में पहुंचती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर वो सन से मिलने के लिए आई थी। सन ने ही उसे बुलाया था खुद को पिक करने के लिए, और चेंजी भी यहीं पहुंच जाता है। सन यहाँ पर चेंजी को देखता है तो उससे कहता है कि ये क्या, तुम्हारे लिप्स के पास ये चोट कैसी है। और बस फिर थोड़ा ही गौर करने के बाद उसे समझ आ जाती है चेंजी भी उसे यही दिखाना चाहता था। और बाद में जब वो मियाओ जिंग के साथ जा रहा था तो उससे कहता है तुम बाइट बैक भी करती हो, तुम्हारा ये रूप मुझे नहीं पता था जब हम रिलेशनशिप में थे। आई एम टू जेलस। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सन से अकेले में चेंजी ने कहा था कि तुम्हें तो प्रमोशन मिल जाएगी, तुम्हारी टीम तो टास्क कंप्लीट कर लेगी, लेकिन अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गेन्स के लिए अगर तुमने मियाओ जिंग को किसी खतरे में डाला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मियाओ जिंग ने भी एक चाल चली थी। वो जाती है पुलिस स्टेशन और फिर एक कंप्लेंट फाइल करती है। यहाँ पर वो एक नंबर प्लेट दिखाती है और कहती है कि इस गाड़ी के साथ मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन सुनसान जगह थी, वहाँ कोई कैमरा भी नहीं था, इसीलिए मैं इसके ओनर से रब्ता करना चाहती हूँ। और वो वही ट्रक था जिसके लाइसेंस प्लेट बाद में वो लोग बदल दिया करते थे। अब ताओ को जैसे ही ये बात पता चलती है कि उनका एक ड्राइवर जिसका नाम बाई था वो गायब है, तो वो तुरंत ही परेशान हो जाता है। अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को भी डिसमिस करता है क्योंकि उसे खतरे की बू आ रही थी। अब ये खतरा तो चेंजी को भी पता चल गया था कि इस वक्त किस टाइम पर मियाओ किससे दुश्मनी मोल ले रही है, तो वो सबसे पहले ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। मियाओ जिंग से कहता है कि तुम इसी समय यहाँ से निकल जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये लोग कितने डेंजरस हैं। और फिर उसके बाद वो ड्राइवर जैसे ही वहां पर पहुंचता है, इससे पहले कि वो देखता कि मियाओ जिंग ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, उसने सेटलमेंट करा ली थी, फाइन भी पे कर दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया था कि ये कंप्लेंट मियाओ जिंग ने कराई है। और उसके बाद जब ताओ वहां पर आता है तो ये सारा इल्जाम वो डाल देता है डिंग पर। डिंग पहले उनका अपना बंदा होता था, लेकिन वो कहने लगता है कि अब लगता है वो ऑडिट टीम के साथ मिल चुका है। ताओ ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है। चेंजी कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगा। और फिर उसके बाद वो डबल गेम खेलता है।
डिंग को अपने पास बुलाता है। उसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाता है जिससे डिंग बहुत बुरी तरह से फंसने वाला था। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे खिलाफ ये सारा का सारा रिकॉर्ड सन को भी मिल चुका है और वो तुम्हें पूरी तरह से फंसा कर गिराने वाला है। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ सिर्फ इस शर्त पर कि तुम अभी के अभी गिव अप कर दो, वरना तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बैन कर दिया जाएगा और तुम्हें कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। बस इसी तरह से वो उसे भी कन्विंस कर लेता है। और ये सारा कुछ करना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी म्याओ जिंग के लिए कर रहा था कि कहीं से वो खतरे में ना पड़ जाए। म्याओ जिंग को भी इस बारे में पता चलता है तो वो चेंजी से कहने लगती है, तुम डबल गेम खेल रहे हो, जैंग को ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना पाओगे, खतरे में तो तुम भी हो। और फिर ऐसा ही होता है। मिस्टर जैंग की कॉल आती है और वो चेंजी को मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे पूछता है कि सब कैसा चल रहा था और चेंजी जो उसे रिपोर्ट देना चाहता था वो वही देता है। बताता है सारा इल्जाम उसने डिंग पर ही डाल दिया था। डिंग अंदर ही अंदर कुछ गलत काम करता भी था और उसके खिलाफ सबूत भी पक्के थे। तो बस मिस्टर जैंग को तसल्ली हो जाती है, लेकिन एक बात उन्हें शक में डाल रही थी। वो कहने लगते हैं कि भाई को पुलिस वालों ने कॉल की थी, लेकिन एंड टाइम पर तुम कैसे पहुंच गए ये सारा कुछ संभालने के लिए। और इसके जवाब में चैन ये ने बहुत ही गहरी बात बोली थी। कहता है कि जाई ने पास्ट में मुझे बेवकूफ बनाने की बहुत कोशिश की थी, मैं तब से सीख चुका हूँ, अब मैं उल्लू नहीं बनता। मिस्टर जैंग भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं शायद इसीलिए जाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी हो जाए ये याद रखना कि तुम्हारे पास्ट में जो भी हुआ था उससे तुम खुद को अलग नहीं कर पाओगे। यानी कि वो उसे पास्ट को लेकर कुछ न कुछ ब्लैकमेल भी कर रहे थे ताकि ये हमेशा मेरी साइड पर ही रहे। म्याओ जिंग को परेशानी हो रही थी कि पता नहीं चैन जी ने जैंग के सामने सारा कुछ कैसे हैंडल किया होगा। वो घर के बाहर ही उसका वेट कर रही थी, लेकिन जब चैन जी आता है तो उसे कोई बात भी नहीं बताता। और म्याओ जिंग ये सुनते ही सैड हो जाती है और कहती है तुम तब से लेकर अब तक बिल्कुल नहीं बदले, मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। अब म्याओ जिंग नेक्स्ट डे भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। जब वो तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए और उससे एक सेटिंग स्प्रे मांग रहा था, फिर वो उसे इग्नोर करके निकल जाती है। अब उसके बाद हमें सीन दिखाते हैं कि आज बो की शादी हो रही है। सारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे और एकदम रेडी थे। चेंजी ने भी आज ट्रेडिशनल ड्रेसिंग की हुई थी क्योंकि वो ग्रूम्समैन जो बना हुआ था। और आज की शादी में म्याओ जिंग भी इनवाइटेड थी और तो और तुली भी यहाँ पर आई हुई थी दुल्हन को रेडी करने के लिए। अब दुल्हन को देखने के लिए वो लोग कमरे में एंटर होना चाहते थे, लेकिन ऑफ कोर्स दुल्हन की फ्रेंड्स ने दरवाजा बंद किया हुआ था और यहाँ पर कुछ रिचुअल्स चलती हैं। वो लोग दुल्हे की तरफ से दिए हुए पैसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आगे उन्होंने एक रुकावट खड़ी की हुई थी। अब नेक्स्ट स्टेप पर थ्रेड्स से बना हुआ एक वेब था जिसे क्रॉस करते हुए भूल भुलैयों से गुजर कर उन्हें एक थ्रेड ऑफ फेट को नॉट लगानी थी। लेकिन दुल्हा कहता है कि कहीं मैं कुछ गलती ही ना कर बैठूं। मुझे लगता है कि इस मामले में चैंजी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मैं अपने बिहाफ पर उसे भेजूंगा। और फिर दूसरी तरफ से वो लोग म्याओ जिंग को हेल्प के लिए कहते हैं। वो दोनों अपनी अपनी साइड से थ्रेड पकड़कर किसी तरह से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं और मिडिल में एक पॉइंट था जहाँ पर वो दोनों इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर वो लोग थ्रेड ऑफ फेट की इकट्ठे नॉट लगाते हैं और इसके साथ ही ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिल के धागे भी मिल चुके हैं। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने की बारी आती है और वो लोग कुछ क्वेश्चंस ग्रूम मैन से भी करते हैं। पूछते हैं कि तुम अपने लव ऑफ लाइफ से क्या प्रॉमिस करना चाहोगे। और बस वो म्याओ जिंग की तरफ एक नज़र डालता है और कहता है कि मेरे लिए और कोई वादा इतना स्पेशल नहीं है, बस मेरे लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा खुश रहे और इसके साथ साथ सुरक्षित भी। अब ये बात सारे लोगों को रोमांटिक लग रही थी, लेकिन सिवाय म्याओ जिंग के। सुरक्षित रहना और सुरक्षित रहने के लिए उसे दूर कर देना, बस चेंजी हमेशा यही तो करता रहा था। अब एक दफ़ा चेंजी खड़ा था म्याओ जिंग के पास में और उससे कुछ बातें कर रहा था। यहाँ पर तुली बार बार उनको देख रही थी। चेंजी था ही इतना औसम और इतने अरसे उसने उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक भी किया था, तो कहीं ना कहीं तुली के मन में चेंजी के लिए फीलिंग्स भी थी। और फिर इतने में हमें पता चलता है कि जिस गर्ल ने ब्राइड्समेड बनना था वो किसी प्रॉब्लम की वजह से टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए उन्हें इमरजेंसी में एक लड़की चाहिए थी। कपड़े तो पहले ही तैयार थे और उस लड़की की हाइट और उसका वेट कुछ ना कुछ म्याओ जिंग जैसा था। लेकिन तुली जैसे ही सुनती है तो वो भागती हुई आगे आती है और कहती है कि आज से पहले मैं कभी ब्राइड्समेड नहीं बनी, तो ये चांस मुझे ही दे दो। अब ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो अपने तार मिलाना चाहती थी, अपने दिल को इसी तरह से तसल्ली दे रही थी कि उधर ग्रूम्समैन चेंजी है तो दूसरी तरफ मैं ब्राइड्समेड। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा होता है कि जब बुके फेंकने की बारी आती है तो वो बुके म्याओ जिंग के हाथ में आ जाता है।
यानी कि अब नेक्स्ट ब्राइड तो वही बनेगी। वह अब चेंजी को बहुत परेशानी हो रही थी, मियाओ जिंग उससे नाराज जो थी। तो वह ऐसा करता है कि उसका मूड ठीक करने के लिए ऑडिट टीम के पास आता है और अनाउंस करता है कि आप लोग इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी आपके लिए कुछ करना चाहती है, क्यों ना हम सारे मिलकर एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पर जाएं। 2 दिन का ट्रिप है और सारे एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे। सबको लगता था मियाओ जिंग नहीं मानेगी, लेकिन वो कह देती है एक्सपेंसेस हमारी कंपनी खुद ही बेयर कर सकती है। और फिर इसके साथ ही कुछ लोग कहने लगते हैं कि क्यों ना हम विदेश में जाएं। बाजू की कंट्री में एक पूली आइलैंड था जो कि बहुत ही फेमस था, लेकिन जैसे ही मियाओ जिंग ये नाम सुनती है तो कहती है हम विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग अपने ही देश में सनान आइलैंड चले जाते हैं। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।